Hello my dear students, today we will continue the chapter The Rise of Nationalism in Europe, and today's topic will be the Civil Code of 1804. So let's continue the chapter. And as you know कि नेपोलियन फ्रांस के राजा बने थे in the year of 1804. So Napoleon became the emperor of France in the year of 1804. और इससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1789 और फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से पूरे यूरोप में, ना कि बस फ्रांस में, पूरे यूरोप में क्या हुआ था कि जो नेशनलिज्म का आइडिया है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सारे स्प्रेड हुए थे. और जब नेपोलियन एज ए मोनार्क फ्रांस के राजा बने तब ये जो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटीज का जो आइडियाज है, या हम बोल सकते हैं जो डेमोक्रेसी का आइडिया है, वो डिस्ट्रॉय हो गया था. लेकिन उन्होंने यानी नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट किया था. उन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे जो पूरे सिस्टम को रैशनल और एफिशिएंट बना रहा था. और यही जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नेपोलियन ने किया था, दीज आर नोन एज द सिविल कोड और द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804. सो नेपोलियन ने क्या किया था कि एज ए एम्परर एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ रिफॉर्म्स किए थे. उस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को हम बोलते हैं द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804. और ये जो नेपोलियनिक कोड था, उसमें उसके जो भी मेन प्रिंसिपल्स थे, दैट वाज द इक्वलिटी ऑफ ऑल द पीपल बिफोर द लॉ. दैट मीन्स ऑल द पीपल विल बी इक्वल बिफोर लॉ. मतलब कोई भी लॉ के ऊपर नहीं होगा. नो वन इज अबव द लॉ. सबके लिए जो कानून है वो इक्वल होगा. राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड, यानी जो भी लैंडलेस लेबर थे उनको क्या दिया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था. एंड ऑल द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द पीपल ऑफ हाई बर्थ एंड क्लास वेर एबॉलिश्ड. मतलब जो भी फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के पीपल थे, जो भी क्या करते थे, बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, उनको एबॉलिश किया जाता था. सो दिस इज द सिविल कोड ऑफ 1804. एंड हियर यू कैन सी द original image of the civil code, and that is written in the French language. And the civil code have some provisions, यानी ये जो civil codes थे इनके कुछ provisions थे. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं लाइक व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ नेपोलियनिक कोड, और इट कुड बी आस्क्ड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेपोलियनिक कोड. सो द फर्स्ट वन, इट डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ. तो बर्थ के अकॉर्डिंग टू बर्थ जो भी प्रिविलेजेस थे वो हटा दिए गए थे. यानी नोबेलिटी हो, या अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेट के पीपल को, क्लार्जी के बारे में बात करें, वो कोई भी प्रिविलेजेस बाय बर्थ क्या नहीं करते थे, वो बाय बर्थ जो है उनके नहीं मिलता था. तो जिसके पास क्या होगा, कैपेबिलिटी होगा, एलिजिबिलिटी होगा, बस वही क्या करेंगे, प्रिविलेजेस जो है वो एंजॉय करेंगे. The second thing was it was established equality before the law, यानी same like all the people will be equal before law, no one is above the law. तो कोई भी लोग जो है, कोई भी सिटीजन, वो क्या होगा कि कानून के ऊपर नहीं होगा, सबके लिए कानून जो है सेम है. एंड द थर्ड वन, इट सिक्योर्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी क्या है कि जो नेपोलियनिक कोड है वो जो भी लैंडलेस पीपल थे, यानी जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं था, उनको क्या दिया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी उन्हें मिला था. उसी के साथ साथ दैट वाज नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, यानी नेपोलियन ने क्या किया था, उनके जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, उनके जो भी एम्पायर है, पूरे एम्पायर को बहुत ही सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में उन्होंने क्लासिफाई किया था, डिवाइड किया था. And the fifth one, this is very important, that is Napoleon abolished the feudal system. What is the meaning of feudal system? Feudal system means like when the king
डिवाइडेड द होल एरिया इनटू सम प्रोविजन। मतलब क्या है कि राजा क्या करते थे, उनके जो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है वो क्या करते थे, उन्हें कुछ प्रोविजन में, कुछ स्टेट में डिवाइड करते थे और उस जगह के जो भी लैंड है, प्रॉपर्टी है, उसको लैंडलॉर्ड को लीज दे देता था। लैंडलॉर्ड यानी सामंत जो होते थे उन्हें लीज दिया जाता था। फिर वही सारे लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, उस प्रॉपर्टी का ख्याल रखते थे और वहाँ पे कुछ फार्मर्स, जो लैंडलेस फार्मर्स होते थे, वो वहाँ पे काम करते थे और वो सारे फार्मर्स का वहाँ पे उस लैंड के ऊपर कोई भी राइट नहीं होता था। सो दिस फ्यूडल सिस्टम वाज एबॉलिश्ड बाय नेपोलियन। Okay, so feudal system means when the land or the property is in the hand of some landlords. So ये जो system है feudal system, ये abolish किया था नेपोलियन ने। नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ नेपोलियनिक कोड वाज, उन्होंने फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडोम। व्हाट इज सर्फडोम? सर्फडोम मीन्स इट्स लाइक सम पीजेंट्स और फार्मर्स, उन्हें क्या करना पड़ता था, पूरा जो लाइफ है उन्हें वही लैंडलॉर्ड के जो लैंड है उसमें फ्री में वर्क देना पड़ता था। सो ना ही उसके बदले में उन्हें कोई वेजेस मिलता था, ना ही उनके बदले उन्हें कोई पैसा मिलता था। सो फ्री में पूरा लाइफ जब कोई फार्मर को, कोई पीजेंट को क्या देना पड़ता था कि वर्क देना पड़ता था, दैट इज नोन एज सर्फडोम। तो ये जो सर्फडोम सिस्टम है, इट्स लाइक अ स्लेवरी सिस्टम इन द फील्ड, मतलब जमीन पे वन टाइप ऑफ स्लेवरी सिस्टम आप कह सकते हो इसे। सो ये जो सिस्टम है ये नेपोलियन ने अबॉलिश कर दिया था और उसी के साथ साथ मनोरियल ड्यूज जो है वो भी उन्होंने अबॉलिश किया था। मनोरियल ड्यूज का मतलब क्या है कि कभी अगर किसी इंसान ने, किसी लेबर ने कोई लोन लिया और उस लोन को फुलफिल नहीं कर पाए, तो जिसके वजह से क्या है कि किसी पीजेंट को पूरे लाइफ फ्री में लेबर देना पड़ता था, दैट इज नोन एज मनोरियल ड्यूज। उसी के साथ साथ क्या है कि गिल्ड रेस्ट्रिक्शन जो है वो रिमूव कर दिया गया था। व्हाट इज गिल्ड रेस्ट्रिक्शन? गिल्ड रेस्ट्रिक्शन मीन्स जैसे आज आप लोग देख पाते हो बहुत सारे ट्रेड यूनियंस होते हैं, यानी जो भी मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, वो क्या करते हैं, वो एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद वो तय करते हैं कि किसी प्रोडक्ट का, किसी गुड्स का क्या प्राइस होगा और वो मार्केट में कितने प्राइस में बेचा जाएंगे। लेकिन नेपोलियन से पहले कोई भी मर्चेंट, कोई भी बिजनेसमैन ऐसा कोई गिल्ड नहीं बना सकते थे, ग्रुप्स नहीं बना सकते थे। और नेपोलियन ने क्या किया था, यही गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया था। उसी के साथ साथ पूरे एम्पायर में नेपोलियन ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव किया था। यूनिफॉर्म लॉज जो है वो उन्होंने अप्लाई किया था और पूरे एम्पायर के लिए एक ही स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर सिस्टम जो है वो उन्होंने शुरू किए थे। उसी के साथ साथ बस पूरे एम्पायर के लिए एक ही करेंसी सिस्टम जो है वो भी शुरू किया था। सो दीज आर द प्रोविजन ऑफ नेपोलियनिक कोड एंड पहले क्या है कि लोग इसे बहुत ही खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे थे, ना कि बस फ्रांस में, उसी के साथ साथ हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, लाइक ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वर्षा, ये सारे जो भी एरिया है वहाँ पे फ्रेंच आर्मी जब मतलब फ्रेंच आर्मी जब जा रहे थे वहाँ पे लोग उन्हें वेलकम कर रहे थे। क्यों वेलकम कर रहे थे? क्योंकि उन्हें लगा था कि वो लिबर्टी के जो आइडिया है उन्हें स्प्रेड करने के लिए गए हैं। लेकिन बाद में क्या है, लोगों का ये जो थिंकिंग है वो चेंज हो गया था, जिस कारण से हम बोल सकते हैं कि नेपोलियन ने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे उनके एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जिसे हम बोलते हैं द ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियनिक कोड। सो नेपोलियनिक कोड का जो है कुछ ड्रॉबैक्स भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, इसको भी अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले जो लोग खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट किए थे
वही बाद में क्या किया, इसको अपोज करने लगे थे, क्योंकि उन्हें तब लगने लगा था कि ये जो है फ्रेंच आर्मी यहाँ पे क्या मतलब आप बोल सकते हो कि कोई लिबर्टी का आइडिया स्प्रेड करने नहीं आए हैं, इट्स लाइक हॉस्टैलिटी, यानी उन्हें बंधक बनाने आए हैं, ऐसा उन्हें लगने लगा था। और ऐसा क्यों लगने लगा था? So what are the drawbacks of Napoleonic Code? The first drawback was उन्हें हैंड इन हैंड जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो नहीं दिया गया था। हैंड इन हैंड पॉलिटिकल फ्रीडम क्या है, यानी लोगों के हाथ में कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था। लोगों को क्या है कि राजा के, नेपोलियन के पास ही जो मैक्सिमम पावर है, जो ओरिजिनल पावर है वो नेपोलियन के पास था। सो दैट्स मीन दैट हैंड इन हैंड जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो लोगों को नहीं मिला था। एंड अनदर ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियनिक कोड इज दैट सेंसरशिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसरशिप? सेंसरशिप मीन्स व्हेन जो राइट टू स्पीच है उसे जब दबा दिया जाता है, मतलब लोगों के पास जब राइट टू स्पीच नहीं रहता, दैट इज नोन एज सेंसरशिप। यानी कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी आर्टिकल जो है वो नेपोलियन के खिलाफ कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते थे। सो दिस इज नोन एज सेंसरशिप। And third one, the third drawback of Napoleonic Code was the taxation. Taxation means that जो पूरा एम्पायर था, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था, वहाँ के सारे लोगों के ऊपर टैक्स जो है वो इंक्रीज कर दिया गया था। एंड उसी के साथ साथ फ्रेंच आर्मी ने ये तय कर लिया था कि अब वो पूरे रेस्ट ऑफ द यूरोप को भी कन्क्वर कर लेंगे, मतलब एक्वायर कर लेंगे। सो यही सारे जो है नेपोलियनिक कोड का डिसएडवांटेजेस है। और पहले जो लोग नेपोलियन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उनको बोल रहे थे कि ये अच्छा है, बाद में वही लोग नेपोलियन के अगेंस्ट चले गए थे। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियनिक कोड। एंड फ्रॉम दिस टॉपिक 3 questions could be asked, that what do you mean by Napoleonic Code, and the second thing is what are the advantages of Napoleonic Code, and the third is what are the drawbacks of Napoleonic Code. So these questions could be asked from this topic. In the next lecture we will continue the topic like the rise of nationalism in Europe. So that's all for today. Thank you.